बताओ इसके बारे में बताओ ये थोड़ी। हम जहाँ खड़े हैं ये कितना कम हम ये जहाँ खड़े हैं ये 18 का 4th फ्लोर है। और यही वो जगह है जहाँ 19 सितंबर 2008 को जो है इनकाउंटर हुआ था और 2 बेगुनाह बच्चे मारे गए थे। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट जो अभी आज भी बंद है, यही वो जगह है जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था। Which year? Which year? 19 सितंबर 2008। Now? 2012. 2000 या कांड की बात हो, इस तरह के सारे इश्यूज़ में, या फिर करप्शन के इश्यूज़ हों कि पीएम ऑफिस में चाय पे कितना ख़र्चा आता है, मैगज़ीन्स कितने आते हैं, तो या भोपाल गैस एसडी की बात हो, या पॉलिटिकल पार्टी की फ़ंडिंग की बात हो, या अब गवर्नमेंट बिहार सरकार को कितना फ़ंडिंग हो रहा है, इन सब चीज़ों की बात हो, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ पे जो है वो मैंने आरटीआई फ़ाइल की हैं और उस पर मैं काम कर रहा हूँ, ताकि जो है वो एक सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आ सके। जो इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को पता नहीं है वो उनके सामने मैं ला सकूं और लोग जो है वो इससे एम्पावर हो सकें। अभी हम जहां खड़े हैं ये L18 है और L18 की छत पे जो है हम खड़े हैं। 19 सितंबर 2008 को जो है वो यही वो जगह है जहां पे इनकाउंटर हुआ था और 2 बेगुनाह बच्चे जो है वो मारे गए थे और एक पुलिस का जवान भी जो है उसमें शहीद हुआ, लेकिन वो शहीद किसकी गोली से हुआ ये एक जांच का विषय है। 19 सितंबर 2008 को जो है ये वाक़या यहाँ पे होता है। सुबह सुबह मालूम चलता है कि यहाँ बटला हाउस में जो है एक इनकाउंटर चल रहा है और 2 आतंकवादी दहशतगर्द जो है उसमें मारे गए हैं। तो जैसे ही ये ख़बर मुझे मिली मैं भी यहाँ पहुँचा और हमने यहाँ देखा कि पूरा मीडिया का जमावड़ा और हर तरह के लोग यहाँ मौजूद थे। और उसी दिन से जो है वो ये यहाँ के लोग ये कहने लगे कि ये इनकाउंटर जो है वो फ़र्ज़ी है, क्योंकि कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, बच्चों की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। और जो पुलिस की कहानी है आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि एकमात्र रास्ता है जहाँ से पुलिस ऊपर आ सकती है, और पुलिस ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो बच्चे जो है वो भाग गए। कैसे पॉसिबल है? आप खुद जो है आप देख सकते हैं, इतना 4th फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं, आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ से वो कूद के भाग सके। और अगर वो सीढ़ी से जाएंगे तो नीचे पुलिस फोर्स पूरी मौजूद थी, पूरी पब्लिक मौजूद थी, तो ये भागना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आई और डे फर्स्ट से जो है लोगों ने ये बताना शुरू किया कि जो ये इनकाउंटर जो हुआ है वो फ़र्जी हुआ है, सारी चीज़ें वो आई। तो मुझे लगा कि एक मीडिया स्टूडेंट होने के नाते सच्चाई क्या है इसको जानने की कोशिश करूं। हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल जो है मौजूद था, वो था आरटीआई। मैंने अगले 4 दिनों के बाद आरटीआई फ़ाइल की दिल्ली पुलिस को और एम्स को सुप्रीम कोर्ट को और एनएचआरसी को। जो फिर जवाब मिलना शुरू हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग था। दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि हम 156 सीआरपीसी एक्ट के तहत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जबकि आरटीआई एक्ट ये कहता है कि आरटीआई एक्ट जो है वो सारे एक्ट को सुपरसीड करता है, ओवरराइड करता है, आप इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकते। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें थी जो सामने आई। मामला सीआईसी में गया, हमने और भी आरटीआई फ़ाइल की। फाइनली 2 सालों के बाद मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट एनएचआरसी से हासिल हुआ और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि वो इनकाउंटर जो था वो फ़र्ज़ी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कॉज़ ऑफ डेथ बताई गई है उन 2 बच्चों की, वो बहुत ही सोचने वाली बात है कि उनको इनकाउंटर के पहले उनको किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, किसी सरफेस से मारा गया था और उसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। उनके बॉडी पे एंटीमॉर्टम नेचर के बहुत सारे इंजरीज़, एंटीमॉर्टम चीज़ वो मिला और उनके बॉडी पे जो है 19 के आसपास जो है ज़ख़म, इंजरीज़ जो है वो मिले। तो ये सब बातें जो है बहुत चौंकाने वाली थी। आतिफ़ को 10 गोली लगती है और 10 में से 8 गोली पीठ पे लगती है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई एक अगर वो टेररिस्ट था तो वो गोली चलाएगा और फिर मुड़ जाएगा, लो एक पीठ पे और गोली मार लो। साजिद को गोली लगती है, 6 गोली सर में लगती है। तो ऐसा आम तौर पे जो है वो इनकाउंटर में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लोगों के शक को जो है वो यकीन में बदल देता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है यही बता रहा है कि उनकी मौत जो हुई है किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, किसी सरफेस से मारने से हुई है। सारे गोली जो चली हैं वो 15 सेंटीमीटर के दायरे में हुई हैं। तो ऐसा आम तौर पे इनकाउंटर में नहीं होता है।
मेरा मानना है कि एमसी शर्मा की मौत भी जो है वो काफ़ी दिलचस्प है, और सरकार को अगर उन दो बच्चों से कोई मोहब्बत नहीं है और वो ये मानते हैं कि वो सही थे, वो दहशतगर्द थे, तो छोड़ दें, उनकी इनकाउंटर की इंक्वायरी ना करवाएं। लेकिन एमसी शर्मा जिसको वो शहीद मानते हैं, उसकी शहादत की जांच हर हाल में होनी ही चाहिए, क्योंकि उनकी जो मौत की जो वजह है वो ये बताई गई है कि उनकी बॉडी से 3 लीटर खून बहने से हुआ है। हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है? आप देख सकते हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं कि एमसी शर्मा को 2 लोग बड़े प्यार से चौथे माले से यानी चौथे फ्लोर से लेकर खलीलुल्लाह मस्जिद तक जाते हैं कंधे के सहारे। खून का एक कतरा कहीं नहीं गिरता है। उनको 2 जगह गोली लगती है, कंधे के पास और एक पेट के नीचे। खून का कहीं कतरा नहीं दिखता है। 5 बजे शाम तक मीडिया ये कहती है कि वो ख़तरे से बाहर है, उनको कोई ख़तरा नहीं है, और अचानक 7 बजे मौत हो जाती है। तो ये सब हुआ कैसे, ये एक जांच का विषय है। इस पे जो है वो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करानी चाहिए, और हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कम से कम जो हमारा इंस्पेक्टर जो शहीद हुआ है उसकी शहादत की जांच तो हर हाल में होनी ही चाहिए। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि उनको ल्यूकोप्लास्ट में जो है लपेट कर एम्स ले जाया गया। वहाँ के एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि आप उनकी शर्ट जो है वो दीजिए, लेकिन आज तक उनकी शर्ट सबमिट नहीं की गई है। एनएचआरसी की गाइडलाइंस कहती है कि इस तरह के मामलों में जो पोस्टमार्टम होगी उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी चाहिए, वो भी नहीं कराई गई, और अगर कराई गई तो वो आरटीआई में नहीं दी जा रही है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ये कहना है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं गोली जो है आगे से लगी है पीछे से लगी है। तो इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखने को मिल रही हैं, जो साबित कर रही हैं कि एमसी शर्मा की मौत भी जो है वो संदेह के घेरे में है, शक के दायरे में है। क्योंकि एमसी शर्मा को एक गोली जो यहाँ लगी है वो बताया जाता है कि वो गोली का जो डायरेक्शन था वो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ था, और जो गोली पेट पे लगी है उसका डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे की तरफ था। तो ऐसा होगा नहीं कि जो सो कॉल्ड टेररिस्ट थे वो हवा में उड़कर गोली चला रहे हों, क्योंकि अगर वो ऊपर होंगे तो ही गोली का डायरेक्शन नीचे जा सकता है। तो एमसी शर्मा की मौत भी जो है वो शक के दायरे में है। उनकी शहादत पे जो है दाग जो लगा हुआ है, गवर्नमेंट को उसकी दाग जो है धुलने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी मजिस्ट्रेट जांच करवा उसकी जो है इंक्वायरी करानी चाहिए, ताकि सच जो है वो लोगों के सामने आ सके। उसके अलावा अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर छोड़कर बात करें तो ऐसे बहुत सारे लूफॉल्स हैं जो साफ तौर पे दिखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है गलत कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार की पूरी मंशा जो है वो शक के दायरे में है। अगर हम बात करें कि एक दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई, और उनको 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन आज 4 साल हो गया, आज तक जो है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने कोई इंक्वायरी नहीं कराई। वो रिटन रूप में कह रहे हैं कि हम वहाँ गए नहीं, हमने वहाँ किसी से बात नहीं की, हमने वहाँ किसी से मुलाकात नहीं की। तो ये हाल है। अगर हम बात करें एनएचआरसी की तो वो काफ़ी दिलचस्प है। एनएचआरसी खुद ये कह रही है रिटन रूप में कि हम वहाँ गए नहीं, हमने किसी विक्टिम फैमिली से बात नहीं की, हमने किसी से मुलाकात नहीं की। यानी कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स दिया, जो कुछ कहा, उन्होंने अपनी इंक्वायरी में वही बातें लिख दी। इवन उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी देखना मुनासिब नहीं समझा। उससे बड़ा लूफॉल्स एक और जो मेरे सामने आया है कि उसमें जो एनएचआरसी की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि हर इनकाउंटर की जो है मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। एनएचआरसी ने इस बारे में नोटिस भी जारी किया कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच हो, लेकिन अचानक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के तेजेंद्र खन्ना साहब उसकी इंक्वायरी रुकवा देते हैं, मजिस्ट्रेट जांच से मना कर देते हैं। मैंने एनएचआरसी से पूछा कि भाई आपकी मजिस्ट्रेट जांच जो है वो क्यों नहीं हुई, तो उनका कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसा करने से मना किया। वो बाज़ाब्ता कॉरस्पॉन्डेंट्स भी मेरे पास आरटीआई से मौजूद है जिसमें उन्हें मना किया गया था। उन्होंने बाज़ाब्ता लिखित रिटन रूप में दिया कि एनएचआरसी ने को जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मना किया। देन मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस में आरटीआई फाइल की, उनसे पूछा कि क्या आपके और एनएचआरसी के बीच, आपके ऑफिस और एनएचआरसी के बीच कोई कॉरस्पॉन्डेंट हुआ है? उनका रिप्लाई था नहीं, नो, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कोई कॉरस्पॉन्डेंट नहीं हुआ है। तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एनएचआरसी को वर्बली मना किया था? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर मैंने पूछा था कि क्या आपने बटला की मजिस्ट्रेट जांच रुकवाई थी? तो उनका कहना हाँ। हमने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उनका जवाब था क्योंकि ऐसा करना माननीय सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुनासिब नहीं समझा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये रिपोर्ट जो है उन्होंने 1 जनवरी 2009 में दी है एनएचआरसी को,
और मई 2009 में जो है NHRC ने वो रिपोर्ट भी रिलीज़ कर दी। उस वक्त तक मामला कोर्ट में था ही नहीं। जब मामला कोर्ट में था ही नहीं तो कोर्ट जो है वो मना कैसे कर दिए, अपने आप में जो है बहुत ही बेहुदा मजाक है, बहुत ही गंदा मजाक इसको कह लीजिए। वो है कि जब मामला कोर्ट में था ही नहीं तो कोर्ट ने कैसे मना कर दिया कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच नहीं होनी चाहिए, और ये बात जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कैसे कह रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के जहन में उस टाइम से हैं, और 4 साल हो गए और आज भी जो है वो घर वाले चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। मैं वहाँ भी गया हूँ, उनके फैमिली से भी मैं मिला हुआ हूँ। आपको जानकर बहुत अजीब लगेगा, दुख होगा कि एक माँ जो है वो अपने बेटे की याद में अंधी हो जाती है। एक बाप जो है उस दर्द को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मर जाता है। घर की बहनें जो हैं वो पागल हो जाती हैं। तो ये जो है सिचुएशन आप देख सकते हैं कि साजिद के घर वाले, उनकी माँ जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं, उनके फादर बेड पे पड़ गए हैं, ना बोल पाते हैं ना बात कर पाते हैं। उनके भाई की जॉब, मीडिया ने ये खबर छाप दी कि जो है साजिद जो है वो फ़ॉरेन में बात करता था, और उन्होंने नंबर भी छाप दिया, जबकि वो ऐसा नंबर था जहाँ उसका भाई एम्प्लॉई था, जॉब करता था। वहाँ के ऑफिस वालों ने उनको आने से मना कर दिया कि नहीं, अब तुम वापस नहीं आओगे। तो ये देखिए कि हो क्या रहा है। आप आतिफ के घर जाइए तो माँ के आप आंसू को देख सकते हैं, आप जो है बाप को देख सकते हैं कि वो उन यादों को, उन बातों को याद नहीं करना चाहता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि कम से कम जो विक्टिम्स फैमिली है उनको ये जांच इसलिए होनी चाहिए ताकि वो ये एश्योर हो जाए, उनको ये हो जाए कि उनका बेटा दहशतगर्द नहीं था। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने RTI से जो है, अपने जर्नलिज़म के थ्रू जो है ये साबित करने की कोशिश की कि हाँ, उनका बेटा जो था वो दहशतगर्द नहीं था।